रासायनिक संगठन की अगर बात करेंगे तो 36% जो होता है इसमें निर्गंध स्वच्छ तेल पाया जाता है। और खास करके तेल कहाँ से निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीजों से ही आप निकालेंगे। सूक्ष्म यंत्र के थ्रू जो भी नॉर्मली माइन्यूट से इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको ऑलिएशन करने के लिए या कह सकते स्निग्ध रखने के लिए, स्नेहन अच्छे से होता रहे, तो उसके लिए इसका तेल को बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। तो चाहे घड़ी के पार्ट्स हो चाहे कहीं पर भी होता है, ये तेल बड़े अच्छे से यूज होता है। तो अगर कोई सहजन की बढ़िया लेवल पर खेती करना चाहता है और चाहता है चीज़ों को उगाए, तो वहाँ पर आपके पास सहजन की बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ों को यूज कर सकते हो। और अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी को रिकमेंड किया था कि प्लीज़ इस चीज़ की खेती करिए इस लेवल पर। तो सूक्ष्म यंत्र के स्निग्धीकरण में यूज होता है और इसको काफ़ी टाइम रखने से इस ऑयल की खासियत होती है कि ये ऑयल ख़राब नहीं होता। नॉर्मली कि आपने लोगों ने पढ़ा 9th-10th में कि फैट एंड जो भी फैटी सब्सटेंस होते हैं लंबे टाइम तक रखते हो तो एयर के कांटेक्ट से ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो रेंसिडिटी हो जाती है, बैड स्मेल आती है, बैड ऑर्डर आती है, देखा ही होगा। लेकिन इसके केस में एक चीज़ है कि ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी एक अलग वैरायटी होती है दैट इज मोरिंगा एप्टेरा, साउथ अफ्रीका वगैरह में पाई जाती है। तो इसमें जो ऑयल इससे निकलता है दैट इज नोन एज द बेन ऑयल, और इस ऑयल को घड़ी साज वगैरह लोग यूज करते हैं अपने पर्पज के लिए। साथ में जो इसका तेल है ये परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज होता है। क्यों यूज होता है कि इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, आप देखते हो ना जहाँ पर भी तेल वगैरह होता है जिनमें स्मेल वगैरह होती है, कुछ टाइम बाद वो स्मेल उड़ जाती है। तो ये सारी जो अस्थिर सी चीज़ें होती हैं उनको स्थिर करने का कह सकते हो कि कांस्टेंट करने का, या कह सकते हो फिक्सिफाई करने का, चीज़ों को सेटल करने का काम करता है। तो अस्थिर गंध भी इसकी वजह से स्थिर हो जाती है। तो इसके ऑयल का बहुत अच्छा यूज़ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरह के बड़े लेवल पर करना चाहते हो तो ये काम भी आप कर सकते हैं। चलिए ये अब इसके बाद की मूल की बात करूँ तो जो इसकी जड़ थी, शुरुआत में इसके काफ़ी गुणों की बात करें तो मूल में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअल में 2 सॉल्ट इसमें पाए जाते हैं, एक स्पायरोकिन है और एक टेरिगोस्पर्मिन है। तो दोनों ही एक्ट करती हैं एंटीबायोटिक की तरह, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह। क्यों? जो आपका स्पायरोकिन है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उस पर बहुत बढ़िया काम करता है, और जो टेरिगोस्पर्मिन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर बहुत काम करता है, साथ में फंजाई उंजाई पर भी काम कर सकता है। तो मतलब ये समझ लो इस तरह की एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी काम कर रहा है और साथ में फंगस पर भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे गैस्ट्रिक एसिड वगैरह है वहाँ के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, पैंक्रियाटिक जूस है उसको नलीफाई करने का काम करता है। तो ये सब सारी चीज़ें या सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो एक पेन किलर इफेक्ट भी है इसका, जो मूल से जो इसमें कंटेंट पाए जा रहे हैं तो उस वजह से तो ग्राम पॉजिटिव पर भी काम कर रहा है, ग्राम नेगेटिव पर भी काम कर रहा है, फंगस पर भी काम कर रहा है। तो आप बड़े अच्छे से एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह आप इसके मूल के क्वाथ को यूज कर सकते हैं। साथ में क्या होता है, गर्भाशय संकोच जो इरेगुलर सा होता है आप वहां पर भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसको क्या करता है, ये शमन करे तो मतलब एक्सेस कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह जो हो रहे होंगे ना वो कर देगा, साथ में यूट्राइन मसल्स को ताकत भी देता है। तो जब इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो पेन मेनली उसी वजह से, तो इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस को ये डाउन कर देता है। और साथ में कई बार होता है ना बहुत सारी चीज़ें जब डाउन करती हैं तो ताकत नहीं देती, बट ये यूट्रस की मसल्स को ताकत भी देता है। इसलिए हमारी अंजना मैम जो है ना हर बात में मधु शिग्रू का क्वाथ देती थी, वरुण शिग्रू का क्वाथ देती हैं। तो आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं, ये भावप्रकाश में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैं आप लोग से सारी बातें बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बात करें गुण और उपयोग की। तो सहजन का जो मूल होता है, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि इन सारी चीज़ों में या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है कि जो ताज़ी छाल है उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है, जो पुरानी छाल पड़ी है अलग प्रॉपर्टी है। तो अगर आप चाहते हैं ताज़ी छाल यूज़ करना तो पक्का सी बात है आपको पेड़ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज पंसारी की दुकान से आपको ताज़ी छाल तो नहीं मिल पाएगी। तो जो इसकी ताज़ी छाल होती है वो उष्ण होती है, कटु होती है, दीपन पाचन काम बहुत बढ़िया करती है, उत्तेजक होती है, वातानुलोमक भी होती है, वातहर है, कफहर है, क्रीमिंग भी है, कृमियों का शमन करती है, शिरोविरेचन है। तो अभी आपने देखा था नस्य के फॉर्मेट में आपने इसके बीज को लिया था, बट इसकी मूल का क्वाथ भी देंगे तो भी शिरोविरेचन है, वहाँ पर जो भी कचरा निकलेगा। स्वेद जनन है, उष्णवीर्य होने की वजह से स्वेद जनन भी, मूत्र जनन भी है। तो मूत्र जनन इसकी अलग से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पर भी स्कैंटी यूरिनेशन हो रहा है, जहाँ पर कम यूरिन का फ्लो है, देन यू कैन गिव इजिली। इसीलिए वरुण शिग्रू क्वाथ ऐसा नहीं तो सिर्फ पेल्विक डिसऑर्डर मतलब कि गायनिक डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं। अगर ब्लैडर वगैरह की तकलीफ की वजह से भी यूरिन कम हो रही है तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। चक्षुष्य है,
आइज के लिए बहुत बेहतर है, शोथर है, इन्फ्लेमेशन वगैरह को सबसाइड करता है, व्रण दोष नाशक है, ठीक है। और वृक्क शोथ में लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वृक्क दोष वगैरह है तो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना है। और बाह्य लेप करेंगे तो स्किन पर कलर सा आ जाता है, अच्छा सा हो जाता है। चलिए अभी इसके यूजेज की अगर मैं बात करूं तो जो इसका सहजन का जो ताजी छाल है उसका क्या काम है, उसका यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अपची के केस में आप यूज़ कर सकते हो, गुल्म के केस में जो पेट में गोला बनाता वायु का वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बिद्रदी के केस में यूज़ कर सकते हैं, एब्सस के केस में है, शोथ है, प्लीहा वृद्धि स्प्लीनोमेगैली के केस में भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कृमि वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह वाला केस है अंदर, मतलब उस तरीके से हम वर्म्स वगैरह हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, तो वहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। रजह कृच स्कैंटी पीरियड्स हो रहा है, यूरिन कर रहे हैं, पीरियड का फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा, कम हो रहा, खासकर आजकल पीसीओडी के केसेस में होता है। कई बार रस व स्रोतस की काफ़ी अच्छी दुष्टि होती है, बहुत लीन एंड थीन पेशेंट्स हो जाता है, या जिनका अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं होता, उन सारे केसेस में रजकृच्छता की प्रॉब्लम आती है। बहुत ऑबियस पेशेंट्स में भी इस तरह की तकलीफ आती है, आप उन सारी जगहों पर भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसी बात से याद है, रजकृच्छ जो है ऑबियस पेशेंट में तो बहुत अच्छे से इसलिए भी यूज कर सकते हो कि आपको पता है कि मेदो रोग के केस में भी बढ़िया काम कर रहा था। हिक्का वगैरह की तकलीफ है, श्वास की तकलीफ है, वहां पर भी आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। कफज ज्वर है तो आप वहां पर भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। कोई भी पाचन विकार है, व्रण है, वहां पर भी आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नए वृक्ष की जो मूल है, एक तो ताजी छाल है, एक नया वृक्ष है, उसकी मूल को यूज करना है। तो नए वृक्ष की मूल को ज्वर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपस्मार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपस्मार मतलब एपिलेप्सी वगैरह, अपतंत्रक मतलब हिस्टीरिया वगैरह केस में यूज कर सकते हैं। अंग घात चोट चपेट लग गई, आप वहाँ यूज कर सकते हैं। जीर्ण आम होता है, क्रोनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह है, वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जलोदर है, एसाइटिस के पेशेंट को भी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कई बार एसाइटिस के पेशेंट के लिए हमें सोचना पड़ता है क्या दें, तो उसमें हमें सिर्फ इतना याद रहता है कि विरेचन देना है और दुग्ध पर रखना है, लेकिन वहां पर आप इसको भी दे सकते हैं। यकृत वृद्धि है, अभी आपने देखा था स्प्लेनोमेगली, तो स्प्लीनोमेगली और हिपैटोमेगली दोनों जगह आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चाहे स्प्लीनोमेगली हो, चाहे हिपैटोमेगली हो, चाहे लीवर की वृद्धि हुई, चाहे स्प्लीन की वृद्धि हुई, दोनों ही केसेस में आप शिग्रू को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अपचन, इनडाइजेशन वगैरह की तकलीफ है तो आप वहां पर भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोकल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो लोकल एप्लीकेशंस भी क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए। तो सैंधो सॉल्ट जो है, आप सैंधो के साथ में हींग ले लीजिए और उसके साथ में शिग्रू मूल का क्वाथ लेना है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि छाल यूज़ कब करनी कब क्या, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसीलिए बता रही हूँ। तो शिग्रू मूल का क्वाथ लेना है, उसको चाहे बिद्रदी है मतलब एब्सेस वगैरह फॉर्मेशन है, शोथ है, फोड़े हैं, अस्मरी है, अपस्मार है, अपतंत्रक है, इन सारे केसेस में आप इसको अच्छे से दे सकते हैं। सॉरी, लोकल एप्लीकेशन नहीं, ये तो मतलब काढ़ा है। तो उस काढ़े में क्या है, शिग्रू मूल का क्वाथ है, उसमें थोड़ा सा आपने हींग डाला और सैंधव डाला और उसका काढ़ा आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। बिद्रदी वगैरह के केस में, शोथ के केस में, फोड़े के केस में, अस्मरी के केस में, अपस्मार और अपतंत्रक के केस में। अब एक दूसरा इसका यूज क्या है, संतरे के छिलके के साथ भी इसका यूज है। तो संतरे का छिलका और जायफल जो है, और इसका जो अर्क बनाते हैं अल्कोहल बेस वाला मध्यसारी अर्क जो बनता है, उसको आप यूज कर सकते हो। मूर्छा के केस में यूज कर सकते हो। चक्कर अगर किसी को आ रहा है तो आप वहाँ दे सकते हो। स्नायु दुर्बल मतलब कि नर्वाइन प्रॉब्लम वगैरह है तो आप वहाँ पर दे सकते हो। अपतंत्रक है, हिस्टीरिया की प्रॉब्लम, वहाँ दे सकते हो। आधमान है, पेट फूला है, आप वहाँ पर भी दे सकते हो। उद्वेष्टन युक्त है मतलब क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। कोई भी आंतरिक विकार है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम वगैरह हो रही है तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखो उसके साथ क्या पढ़ा, जायफल पढ़ा है, तो जायफल और बांधता है। तो जैसे लूज मोशन वगैरह टाइप की कंडीशन है तो आप वहाँ यूज करिएगा। कॉन्स्टिपेशन वाली टाइप में मत यूज करिएगा क्योंकि जायफल ग्राही होता है गुण बहुत ज्यादा। तो हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि हम किस चीज के साथ क्या दे रहे हैं। जैसे हमारा पिछला वाला जो था उसमें हींग था, हींग वातानुलोमन होती है, सैंधव भी हमारा वातानुलोमन होता है, बहुत बढ़िया से काम करता है। तो वो कहाँ पर यूज करना है, ये जायफल वाली प्रिपरेशन कहाँ यूज करनी है, ये चिकित्सक की युक्ति होती है, इसलिए आप लोग अपने मन से नहीं यूज करिएगा। पर तब पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने मन की मनमानी बहुत करते हैं। याद है मैंने आप लोग को हमेशा कहा है कि आप लोग को मैं सारी चीज़ें, चूंकि अवेयरनेस सेशन है तो मैं आप लोग को सारी बातें बता रही हूँ, लेकिन जब कोई भी दवा की तरह लेना है तो अपने चिकित्सक से कंसल्ट जरूर करेंगे। नीरज मिश्रा जी, डॉक्टर साहब नमस्ते।
तो इस बात का ख्याल रखिए, कभी भी अपने मन से चिकित्सा इसलिए भी नहीं करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया हुआ कि एक हमारा कार्मिक डेप्ट होता है, क्योंकि हमको जो बीमारियां होती हैं ना, आयुर्वेद के हिसाब से लेंगे या बहुत बार कई सारी बीमारियों में जब आप भी जूझते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार कुछ तो है, मेरे उतने कर्म ऐसे नहीं है, मतलब मैं ऐसा इतना खाने पीने को उल्टा पुल्टा नहीं करता जितना बड़ी बीमारी है जिस तरीके से मुझे बीमारी हो रही है। तो कुछ हमारे कार्मिक कर्जे भी होते हैं, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि 6th हाउस का वर्क है कि डेली रूटीन को मेंटेन करना, 8th हाउस का वर्क होता है कि योगा वगैरह प्राणायाम वगैरह करना, और 12th हाउस का वर्क होता है दान देना। तो जरूर करिए, दान करिए, अपना डेली रूटीन मेंटेन करिए, योगा वगैरह करिए, और चिकित्सक के पास जाकर के, फिजिशियन के पास जाकर के उनकी फीस दीजिए, तो उससे आप जल्दी ठीक होंगे। साथ में जो भी सदवृत्त वगैरह बताए जाते हैं, मैंने इसीलिए आप लोग को एक सेशन लिया था आचार रसायन को, जाकर उसको सुनिए और उसको करिए, और जब करेंगे ना तो आपके वही रिजल्ट और अच्छे और बहुत बढ़िया आना शुरू करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं निहायत, मतलब वो नहीं चाहते हैं फीस वगैरह देना जो भी, तो मैं वहाँ से आपको बताऊं कि ये सोचिए कि परमात्मा ने इस लायक बनाया कि आप किसी को दे सकते हैं, तो जब किसी को दे सकते हैं ना तब बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मेरा तो एक कंसेप्ट और है कि पिछले जन्म में आपने जितना दान दिया होता है आपको उस हिसाब से चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ सोचो, कभी भी ना देते हो किसी को मत सोचो। हाँ, बिजनेस करने बैठे हो, दैट इज़ बिजनेस के वक्त में हमने बिजनेस किया, लेकिन जब हमें दान करना है तो हम दान भी खूब करेंगे। जैसे देखो बिल गेट्स इतना दान देते हैं, कोई इतना दान देता है, फिर कुछ लोग कहेंगे हमारे पास जी 1 रुपया नहीं है, हम 1 रुपया दान नहीं देंगे। आप और बहुत सारी चीज़ें दान दे सकते हो, आप किसी को हुनर सहूर कुछ बता सकते हो, किसी से अच्छे से प्यार से बात कर सकते हो, किसी की और चीज़ों में मदद कर सकते हो। दान बहुत फॉर्मेट का होता है, जो लोग पैसे से लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी बात नहीं करें, बट परमात्मा ने अगर दिया है ना तो दीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और के उससे आपको मिल रहा हो। तो इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे ना उस दिन ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जितना हो सकता है उतना दीजिए, ठीक है, करके देखिएगा फिर बताइएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई बात मैं कहती हूँ तो तुरंत आपने फॉलो ही किया, पहले सोचिएगा, परमात्मा अगर दिल दिमाग गवाही देता दीजिएगा, और करने के बाद बताइएगा। चलिए, अब इसका जो स्वरस होता है, मूल का ही सारा स्वरस निकाल रहे हो, मुख चाट देता है। मुंह कुछ लोग का होता है ना कि मुख में कुछ भी फील नहीं हो रहा है, एकदम जिसको कहते हैं ना कि बैठा सा है, पड़ा हुआ है, कुछ भी फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। अर्दित वगैरह का है, फेशियल पैरालिसिस वगैरह का केस है, आप उसमें यूज़ कर सकते हो। पक्षाघात का केस है तो पक्षाघात के केस में इस्तेमाल कर सकते हो। जो पैरालिसिस वगैरह के केस है वहाँ पर भी आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उसी तरह के व्रण जो शोथ है वहाँ पर इसके क्वाथ से कुल्ला करते हैं। तो मुंह में भी कुछ हो रखा है ना एब्सेस वगैरह, तो आप कुछ नहीं करिएगा, ज़्यादा नहीं समझ में आता, लेकर आना पत्ती, उसी से कुल्ला कर लेना, क्योंकि पेन किलर का तरह भी काम करेगा, तो बहुत बढ़िया इफेक्ट आएगा। और उसकी छाल का लेप कर सकते हैं, अगर आपको एब्सेस वगैरह फॉर्म हो चुका है तो पान भी कर सकते हैं और लेप भी कर सकते हैं। गले की शिथिलता है तो गले में भी कोई तकलीफ है तो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मुख विकार कोई है, कृमि दंत वगैरह है, उन सारे जगह में भी आप इसकी जो मूल का लेप है बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से एक चीज़ और है, इसकी जो ताजी जड़ है, क्योंकि नॉर्मली देखो सारा यूज़ हो रहा है ताजी जड़, तो ताजी जड़ जो है उसको सरसों और अदरक के साथ में मिला करके आप इसका लेप करते हैं तो बहुत बढ़िया प्रतिशोभक होता है, विस्फोट कारक लेप होता है। मतलब कहीं से फोड़ा फुंसी फूटना चाहता है तो आप वहाँ लगा दीजिएगा, तो वहाँ पर बहुत जल्दी, वैसे भी आपने देखा ना बहुत सारी चीज़ों में हल्दी वल्दी डाल करके लगाया जाता है, तो सरसों है हल्दी है दोनों वैसे ही थोड़ा सा उष्ण है। हमारे सहजन जी के भी डाल दिया आपने ताजी जड़ का, पीस पास करके लगा दिया, फोड़ा फूट जाएगा, फूट करके निकल जाएगा जो कुछ भी मवाद वगैरह निकलना चाहता है। तो इसको कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, इसको आप संधि शोथ में यूज कर सकते हैं, कहीं पर दर्दे हैं आप वहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, छाल का उस केस में उष्ण लेप करना है। तो कहीं पर भी संधि शोथ वगैरह है या शरीर की पीड़ा हो रही तो छाल निकालिए और उसका उष्ण लेप कर दीजिए। अगर हल्दी वगैरह के साथ में या सरसों के साथ भी कर देंगे तो कहीं नुकसान नहीं करेगा। मैं एकदम सिंपल सी बात बता दे रही हूँ। अगर इसके बीज की बात करेंगे तो इसका बीज जो होता है आमवात के केस में इसका बीज से जो तेल निकलता है वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आमवात के केस में अगर आपको याद हो तो महाविष गर्भ तेल के अलावा और किसी भी तेल को हम लोग देने से बचते हैं, क्योंकि आमवात के केस में क्या होता है कि ऑलरेडी वहाँ पर आम बहुत ज़्यादा होता है, तो सिर्फ वात का शमन हमें नहीं सोचना होता, हमें पहले होता है आम का शमन करना होता है। तो बहुत ही उष्ण वीर्य वाला है हमारा महाविष गर्भ तेल, वो यूज़ करते हैं। बट ये जो आपका मुनगा जी हैं या आपके सहजन जी, मोरिंगा जी, आप इनके तेल को भी बढ़िया से संधिवात, आमवात और वात रक्त
तीनों तरह के मतलब प्रॉब्लम यूज कर सकते हो, क्योंकि संधिवात दैट इज आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, आमवात दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वात दैट इज और गाउट वाली तकलीफ, तो वहां तीनों जगह इसका तेल यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसके लिए जो आपका सर्जन जी है बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। ज्यादा चूज नहीं करना, वरना बहुत सारे ऑयल के साथ चूज करना पड़ता है कि महानारायण तेल है तो संधि शोथ में तो अच्छा काम करेगा, आमवात में हम नहीं लगाएंगे, हमें सोचना पड़ जाता है। बट इसके साथ ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर। नेचर में ही सिर्फ इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। फिर मूर्छा वगैरह के केस में क्या करेंगे, इसके बीजों का चूर्ण नाक में डालेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिरोविरेचन करता है, नस से का केस में आप बहुत बढ़िया से यूज कर सकते हैं, तो नस से दीजिए। तो बीजों का चूर्ण आप मूर्छा वगैरह के केस में, बेहोशी हल्की सी आ रही है, आप वहाँ पर यूज़ करके बढ़िया सा रिजल्ट दे सकते हैं। इसका जो गोंद होता है वो ग्राही होता है और आमवात के केस में भी अच्छे से यूज़ होता है। अब बाजीकरण पर्पज के लिए आप इसका क्या यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। तो बाजीकरण की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फूल है, सोचो इसके फूल को दूध में उबाल कर पीजिए, बहुत बढ़िया होता है। तो जब लगाए रहोगे तभी तो ले पाओगे कि या मार्केट से जाकर खरीद कर लाओ। अभी तक सजन का फूल वगैरह कुछ ही जगह बिकता होगा, ऐसे नहीं बिकता है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आप सजन का पेड़ लगाइए। और बाजीकरण का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हमारी सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। बाजीकरण का मतलब होता है शुक्र हमारी अंतिम धातु होती है, अगर उस अंतिम धातु का पोषण करा तो शुरू की सारी धातुओं का भी पोषण होगा। ओल्ड एज में देना है, यंग एज में भी देना, हर एज में आप ले सकते हो। दिमाग में ये मतलब हो कि सिर्फ योगा आपकी अल्टीमेट हीलिंग करता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक कंसेप्ट है ना कि शुक्र अल्टीमेट हीलर होता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट से आयुर्वेद के इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं कि कोई भी बाजीकरण औषधियाँ होती है बहुत बढ़िया काम करती हैं। कहीं पर भी दीपन पाचन उन्मूलन औषधियाँ बहुत अच्छे से नहीं काम कर रही होती है या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप देखते होंगे पुराने वैद्य जितने होते थे वो बाजीकरण औषधियों को देते थे, पेशेंट को नहीं बताते थे, क्योंकि आजकल आप गूगल सर्च करके ना आपका दिमाग कुछ उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। चलो इसी से एक बात मुझे और याद आ गई, मैं आपको बताती हूँ। मेरे सर्कल में कोई थे सर जिनको मैं बोलती थी सर खा लिया करो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उनका ये रहता था कि नहीं मेरी तो डिज़ायर बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट्स खाने से बहुत ज़्यादा डिज़ायर कभी नहीं बढ़ जाती है। होता क्या है कि आपके अंदर इटसेल्फ वो सारी चीज़ें रही रहती हैं और आप उनको दबा कर रखे रहते हो। जब ये चीज़ें आती हैं अंदर तो थोड़ा सा ट्रिगर कर जाती, तो आपको लगता है हमारी डिज़ायर बढ़ गई। जब 24 घंटे दिमाग में कचरा चल रहा हो, तो कचरा मैं क्यों कहती हूँ, बहुत अच्छी सी चीज़ है। नेचर की दुनिया की जो चीज़ें जितनी अच्छी होती हैं, जो वर्स्ट फॉर्म में जाते हैं तो उतनी ही बुरी होती हैं। या एस्ट्रोलॉजी का एक कंसेप्ट है कि जो बांधता है वही काटता भी है। एकदम सिंपल सा, मैं मानती हूँ आज की डेट में जो चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, तो वही उसी चीज़ के बहुत बदसूरत पहलू भी होते हैं। तो वहीं से मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो उनका था कि नहीं खाएंगे, हर अच्छी चीज़ खाइए, मात्रा में खाइए, आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से खाइए, ठीक है। गलत पर्पज़ को यूज़ करने के लिए करोगे तो कभी भी नहीं होगा। जैसे अभी मैं किसी को सुन रही थी, बाहर के मतलब थे फिलोसफर के, उन्होंने कुछ कुछ मतलब इस तरह के गलत काम किए थे। फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी किन छोटी छोटी चीज़ों में नष्ट करी। तो प्लीज़ ज़िंदगी का सही सही मीनिंगफुल यूज़ करिए। एवरीथिंग इज़ नीडेड बट मात्रा में होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, तो चाहे काम ही है ना, काम भी मात्रा में रहता है तो सही होता है। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्य मूलम उत्तमम, शास्त्र हमारा सीधे कहता। तो चाहे धर्म है, चाहे अर्थ है, चाहे काम है, जब ये सब सही डायरेक्शन में होंगे तब मोक्ष के बारे में सोच सकते हैं। पाना दूर की बात हो जाती है। पहले इसको तो सही से मीनिंगफुली जस्टिफिकली आप इसको फॉलो करिए, सही से करिए, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी फली के साग के बारे में। तो नॉर्मली बहुत सारे लोग इसकी फली का साग बनाते हैं। तो जो इसकी फली की साग होती है वो आंत्र कृमि के केस में, बहुत इंटेस्टाइनल वर्म्स वगैरह के केस में बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अपने बच्चों को दीजिए। और नहीं फली का साग कर पाते हैं तो मैं एकदम सिंपल सा लैंग्वेज आपको बताती हूँ, सिंपल सा तरीका। आप इसकी फली का काढ़ा बनाकर अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके रोज पिला दीजिए। बच्चा है, आप उसमें थोड़ा सा चाहो तो मिश्री डाल सकते हो। हालांकि जब भी कभी भी इस तरह की कोई भी औषधि पिलाते हैं तो थोड़ा सा रेचन वाली चीज़ें ज़रूर देते हैं। तो अपने बच्चे को देख लीजिए कि क्या रेचन में दे सकते हैं। मुनक्का वगैरह भी आप दे सकते हैं, दूध में मुनक्का उबाल कर दे सकते हैं, अजवाइन दे सकते हैं, त्रिफला दे सकते हैं। अपने चिकित्सक के पास जाइए, अपने मन से कोई बुद्धि मत लगाइएगा। तो वहाँ पर या खाने की ऐसी चीज़ दीजिए जिससे उसका थोड़ा सा पेट साफ रहे, कब्ज नहीं रहे। कभी भी कृमि निकालने वाली औषधियाँ आयुर्वेद में दी जाती हैं, तो कृमिहर के साथ हमेशा रेचक औषधि दी जाती है। इस बात का ख्याल रखें। बट आप डेली खाने में दे रहे हैं तो पक्का सा फर्क पड़ेगा, बट द अमाउंट शुड बी प्रिसाइज, ठीक है। कोमल पत्तों का साग अगर आप खाते हैं तो उससे सोच
साफ होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जो हमारे घर में जो बना था वो तो पकौड़े बने थे, बट आप इन कोमल पत्तों का साग बना करके खा सकते हैं। हमने बनाया नहीं है, बट आगे मैं ट्राई करूँगी। अभी मेरे पेड़ की सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं, आ जाएंगी तो मैं पक्का बनाऊँगी। मात्रा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी मात्रा, जो इसके मूल त्वक की मात्रा होती है, वो 4 से 8 माशा तक की इसकी मात्रा होती है। ठीक है, मात्रा हमें ज़रूर पता होना चाहिए। हालांकि जब आप इसके क्वाथ बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, तो एक आदमी के लिए 1 फली का भी बना सकते हैं और आधी फली का भी बना सकते हो। तो उस हिसाब से काढ़ा बनाकर पीने यूज़ कर सकते हो। आपने दाल में डाल लिया, उस तरीके से कर सकते हो। आप सब्जियां बना सकते हो। आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फॉर्मेट में फ़ायदा करेंगे, और इस तरीके से करिएगा और करने के बाद में अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। चलिए, अभी टाइम है तो आज आप लोग से कुछ और बात करती हूँ। बहुत दिनों से एक दिमाग में बात थी, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। हालांकि आज आपसे एक चलो अच्छा पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। बहुत दिन हो गया एस्ट्रोलॉजी की हमने कोई भी बात नहीं करी। मैंने पहले भी आप लोगों से बात करी हुई थी एस्ट्रोलॉजी के केस में, याद है? एक दिन क्या शायद मेरे ख्याल से पहले भी एक सेशन में बता चुकी हूँ कि जुपिटर राहु का जिनका कॉम्बो होता है। अब बहुत सारे लोगों की कुंडली है मेरे पास जिनका जुपिटर राहु भी है और सैटर्न केतु भी है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी जुपिटर राहु है, जुपिटर मतलब इटसेल्फ जीवा, और राहु का मतलब हमारी सोच होती है। तो अपनी सोच को बहुत सही रखना होता है और बहुत सिक्रेटिव रहना होता है। मतलब आपको इस दुनिया के सामने हर पत्ते नहीं खोलना होता है। अगर आप जुपिटर और राहु हैं, अगर दुनिया के सामने हर पत्ते खोल देंगे तो सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि सिक्रेटिव थोड़ा सा रहेंगे तभी आपको सक्सेस मिलती है। ये मैंने आप लोग को शुरू से बताया हुआ है। सैटर्न केतु है तो पक्का सी बात है कि आपको अपने कर्म में नीयत बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। नीयत के साथ इधर उधर नहीं चलेगा। अगर सैटर्न केतु का कॉम्बो है तो लिख करके रख लो, नीयत 100% प्योर होनी चाहिए। नीयत अगर प्योर नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे जो हो। तो सैटर्न केतु के केस में नीयत बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। जुपिटर राहु के केस में आप अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज कर सकते हैं एज ए जीवा। ठीक है, अब उसी से एक बात और बता चुकी हूँ। जैसे आप लोग को बताया था कि जुपिटर राहु के केस में आपको क्या करना होता है, सिक्रेटिव रहना होता है। जुपिटर राहु वाले जितने लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, आज बताइएगा। मेरे पास तो कई सारी कुंडलियां हैं जिनको, और अब यहाँ से बता देती हूँ कैसे देख सकते हो। कुंडली में आप जहाँ मान लो जुपिटर जहाँ से प्लेस्ड है वहां से काउंटिंग शुरू करते हो। मान लो जुपिटर यहाँ प्लेस्ड है तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो या 9 हो, 1 5 9 को कॉम्बो। तो जुपिटर के साथ राहु प्लेस्ड हो, जुपिटर से 5वें घर में राहु प्लेस्ड हो, जुपिटर से 9वें घर में प्लेस्ड हो। उसी तरीके से सैटर्न से केतु साथ में कनेक्टेड हो, 5वें घर में प्लेस्ड हो या 9वें घर में प्लेस्ड हो। एकदम सिंपल सा मोटा मोटा बता दे रहे हैं। तो जुपिटर राहु की बात कर रहे हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा। अभी कुछ लोग बच्चे भी हैं, मतलब कम एज के हैं, उतना नहीं उनको होगा, लेकिन मैं अधिक लोगों के एज के बारे में भी जानती हूँ। और जिन लोग की कुंडली में और भी कॉम्बो होगा, आप लोग मेरा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा है कि अगर आपको मतलब कोई ट्रिगर कर दे या चैलेंज कर दे तो उस काम को होता है कि भाई अब तो मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। जैसे आपको कोई चैलेंज कर दे कि भाई यू कैन नॉट ड्राइव, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो, तो उसके बाद आपको होता है कि मैं तो गाड़ी चला करके दिखाऊंगी, या मैं तो गाड़ी चला कर दिखाऊंगा। क्योंकि मेल तो सारे चला ही लेते हैं। हमारी एज में जो है फीमेल्स, वो अभी मेरे ख्याल से कुछ ही चलाते होंगे, सारे कोई नहीं चलाते होंगे। लेकिन मतलब मैं बता रही हूँ, आपको कोई बोल दे ये काम तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हें लगेगा नहीं यार अब तो इस काम को मैं करके रहूंगा। मतलब सिंपल सा, या तो आपको कोई चैलेंज कर दे या आपको कोई ह्यूमिलिएट कर दे, और किसी की ह्यूमिलिएशन के बाद आपको लगता है कि नहीं इस काम को तो मैं पक्का कर जाऊंगा, या इस काम को तो मैं पक्का ही करूंगा। मतलब कैसे सामने वाले ने मुझे बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं, और असंभव को अगर संभव बना सकते हैं तो पक्का सी बात है संभव वाली चीज को भी असंभव कर देंगे, क्योंकि आपने उनको चैलेंज किया है। जुपिटर राहु है ना, राहु का मतलब देखो जुपिटर भी एक्सपेंशन है और राहु तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। और जब जुपिटर मतलब जीवा हो, आप खुद ही हो, तो जब आप अपने आप को बहुत एक्सपैंड कर दोगे, और राहु मतलब सोच होता है, अगर आपने अपनी सोच को बहुत ही सॉलिड कर लिया तो फिर कोई टिकेगा, किसी की औकात नहीं है टिकने की। तो इसलिए जुपिटर राहु वाले आपको बहुत डाउन टू अर्थ लगेंगे। लेकिन जुपिटर राहु वालों को अगर आप चाहते हो डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ ही रहें, तो उनको कभी भी लाइफ में
चैलेंज नहीं करने का, क्योंकि अगर आपने उनको चैलेंज कर दिया और रियलिटी कॉम्बो है कुंडली में जुपिटर राहु का, तो फिर वो बंदा वो काम कर जाएगा जिस काम को आपने सोचा नहीं है। तो जुपिटर राहु वाले को के लिए आपको उसको सिर्फ ह्यूमिलेट करने की, क्या कर दो, सिंपल लैंग्वेज में कह दो, आपने बेइज्जती कर दिया या आपने चैलेंज दे दिया, तो वो बंदा उस काम को कर जाएगा। तो अगर आपका बच्चा इस कॉम्बिनेशन का है कि उसका जुपिटर राहु है, तो अपने बच्चे को टाइम टाइम पर थोड़ा सा चैलेंज करिए, थोड़ा सा बोलिए, वरना वो नवाब साहब या नवाब साहिबा मतलब बेटा या बेटी जो है ना, ऐसे डाउन से पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े कोजी सा चाहेंगे नहीं कुछ एफर्ट मारना। तो जुपिटर राहु वालों के साथ एक मतलब पंगा है कि ऐसे आराम से पड़े रहेंगे, आराम से तलबी रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उनको कुछ ट्रिगर करेंगे तो दे कैन डू, दे कैन अचीव एनॉर्मस। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। हालांकि सैटर्न केतु के केस में कुछ नहीं हमें सोचना होता, सिर्फ ये बताना होता है कि बच्चे के केस में अगर मान लो किसी बच्चे का है, सैटर्न केतु भी है उसी की कुंडली में, क्योंकि कई बार कुछ कुंडलियां ऐसी भी होती है जुपिटर राहु सैटर्न केतु दोनों कॉम्बो होते हैं, तो वहां पर अपने बच्चे उस बच्चे को बताना कि ठीक है बेटा, एफर्ट चाहे जितना मारना सब कुछ करना, बट अपनी नीयत बहुत साफ रखना, और साफ नीयत से कुछ भी करोगे, रूटेड होकर करोगे, केतु मीन्स रूटेड है, तो वहां पर बहुत अच्छा होगा। केतु जी भी एस्ट्रोलॉजी है, तो अपने कर्म में अगर एस्ट्रोलॉजी को लाएंगे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चलिए अब पेरेंटिंग से रिलेटेड एक और टिप था। पेरेंटिंग का मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर हमें अपने बच्चे की कुंडली में ये चीज़ पता चल जाती है, जैसे अभी मैंने किसी के बच्चे की कुंडली देखी और दोनों ही बेटा और बेटी दोनों की कुंडली में राहु था, और राहु का इस तरीके का कॉम्बो बन रहा था कि मैंने कहा मैं उनको क्या शब्द बोलूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप कुछ बोलते हो तो लोग उसको अदरवाइज लेते हैं। राहु मीन्स सिंपली सोच होता है, केतु मीन्स नीयत होती है, और मैंने अपने सारे वीडियोज़ में बोला कि आपकी जो दुनिया है इसी सोच और नीयत के बीच में टहलती रहती है। तो राहु केतु को बहुत पॉजिटिवली लीजिए, मीन्स अच्छी सी सोच हो, अच्छी सी नीयत हो, तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन होकर के आती हैं। तो पेरेंटिंग एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ है, और हमें लगता नहीं है, कहते नहीं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन बोला जाता है। मीन्स हम सोचते हैं कि हम माँ बन गए या हम बाप बन गए, माँ बाप बनते नहीं, हमारे बच्चे हमें माँ बाप बनाते हैं। बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं होता, उसकी परवरिश के बाद हमें पता चलता है कि हमें उसके अंदर क्या डालना था, क्या नहीं डालना था। और मॉडर्न अगर आप फिलॉसफी पढ़ो या साइकोलॉजी पढ़ो या चीज़ों को देखो, तो आपको पता है कि एक इंसान के अंदर जो भी कमियां होती हैं मेजर लेवल पर, वो सारी उसकी पेरेंटिंग की वजह से आती हैं। इसलिए बीइंग अ पेरेंट हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं क्यों बता रही हूँ, आचार्य प्रशांत को मैंने सुना कई बार बहुत पहले, तो उन्होंने कहा कि पेरेंटिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम क्या सोचते हैं कि हमने रिलेशन बना लिया और हम कंसीव कर गए, हम 9 महीने प्रेग्नेंट मतलब बच्चा पेट में रख लिया और बच्चा पैदा हो गया, माँ बन गया। नहीं, माँ बाप बनना वाकई बहुत बड़ा काम होता है। तो उसके लिए क्या आप तैयार हो? पुराने टाइम में पूरे उस तरह के संस्कार होते थे, उस तरह के सिस्टम चलता था, बड़े बुजुर्गों का सबका उसके हिसाब से तब चीज़ें सही से बनती थी। बट आज की डेट में क्या है, मेजॉरिटी लोग अपनी ईगो में परिवारों के अंदर इतना मरे पड़े हुए हैं ना, कि उस ईगो के चक्कर में एक बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं हो पा जाती। क्योंकि एक बच्चा पैदा करना, एक अच्छा बच्चा पैदा करना, एक संस्कारी, गुणवान, सुखी, संपन्न, खुशहाल बच्चा पैदा करना, मतलब उसको इंसान बनाना, पैदा करना क्या, पैदा तो हो गया, मतलब आगे बात जो उसके लिए एक अच्छा खुशहाल इंसान बनाना, ये भी जिम्मेदारी परिवार की ही होती है। और परिवार में ही छोटी मोटी सी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जहाँ से प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो कोई फैमिली ऐसी है जिसमें पेरेंट्स ऐसे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब किसी एक बच्चे को ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, किसी एक बच्चे को कम पैम्पर किया जाता है। तो कई बार माँ बाप की आदत होती है ना कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा हमारा डलसा है, बहुत इनकेपेबल है, तो उसको हम जानने के लिए कि वो हमारे ऊपर आ जाए, तो जो बच्चा हमारा कैपेबल भी होता है उसको हम डाउन कर देते हैं। और 1-2 बार की बात नहीं होती, हम उसको लगातार डाउन करते रहते, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग होती है ये तो भाई कैपेबल है ही, ये तो सब कुछ कर जाएगा, जो कमज़ोर है हम उसको उठाना है। तो बीइंग अ फादर या बीइंग अ मदर या बीइंग अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको ऊपर उठाएं। तो हम उस ऊपर उठाने के चक्कर में जो एक अच्छा बच्चा होता है उसको हम इतना डाउन कर लेते हैं, मोरली वो इतना डाउन हो जाता है कि वाकई लाइफ में उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है, वो बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाता है।
तो याद है मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको कहा था रिजर्वेशन इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। आप कह सकते हो चाहे घर है, चाहे समाज है, चाहे देश है, रिजर्वेशन की वजह से हर जगह प्रॉब्लम है। क्योंकि जो डिजर्व नहीं करता आपने उसको दे दिया, जो डिजर्विंग था उसको आपको लगा कि ये तो सब कुछ कर जाएगा, और चक्कर में आपने उसको कुछ भी नहीं लेने दिया, कुछ भी नहीं करने दिया, उस चक्कर में वो भी पूरा बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज अपने बच्चों के साथ में रिजर्वेशन मत रखिए। अपने बच्चे में जो बच्चा जो डिजर्व करता है उस बच्चे को वो चीज दीजिए, और जो नहीं डिजर्व करता उसको आप कैसे नरिश करेंगे वो दूसरा तरीका है। लेकिन नरिशमेंट करने का ये तरीका नहीं होता है कि एक पौधा जो अच्छे से उग रहा है उसका खाद पानी कम करके हम दूसरे पौधे को जो अच्छे से नहीं उग रहा है उसमें खाद पानी ज्यादा डाल दें। क्योंकि अगर हम मॉरली सप्रेस कर दे रहे हैं, बच्चे को पैम्पर नहीं कर रहे हैं, हम जब बीइंग पेरेंट्स हमारा क्या होता है ना कि हम तटस्थ भाव वाला रखना पड़ता है, हमें दोनों को ही करना होता है। या जो कमजोर है हमें उसको कैसे देखभाल करेंगे वो हमें सोचना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा जो कमजोर है उसको नर्चर करने के चक्कर में जो अच्छा भी है उस पौधे को भी उस बच्चे को भी आप मार डालिए। तो प्लीज रिजर्वेशन घरों में या बच्चों में मत करिए, क्योंकि होता क्या है कि वो चीजें दबती 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 जब यंग एज आती है, यंग एज के बाद थोड़ी सी और एज आती है, तब इंसान को एहसास होता है कि हमने गलती कर दी। तो बीइंग पेरेंट्स को भी एहसास होता है जिन्होंने भी इस तरह की बेवकूफ़ियां करी होती हैं, और बच्चों को तो होता ही है भाई हमारे साथ रिजर्वेशन हुआ, हमारे साथ पार्शियलिटी हुई, हमारे साथ, और उससे नुकसान क्या होता है, बच्चों में अंदर से एकता नहीं रह जाती है। बाहर से वो भले दिखते हैं कि उनमें बड़ी एकता है, बड़ा सब कुछ है, लेकिन अंदर से उन बच्चों में कोई एकता नहीं होती। जब जरूरत का वक्त आता है, जब अपने वर्चस्व की बात आती है, तो वो आपस में एक दूसरे का ही परों को कुतरने का काम करते हैं। और कुतरने की जो शुरुआत हुई थी, वो कुतरने की शुरुआत आपने बचपन में करा था कि एक अच्छे बच्चे के पर कुतर करके जिसके कमजोर थे उसको आपने बढ़ाने की कोशिश किया था, और वो चीजें कटुता बनते बनते इतना खोखला कर दिया रिश्ते, सिर्फ बाहर से ऊपर से करने के लिए भाई बहन हो जाते हैं या और हो जाते हैं। हालांकि हम अपना कार्मिक अकाउंट लेकर आते हैं, कई बार हम कुंडली देखते हैं, उस कुंडली में हमें बहुत सारी चीज़ें बातें समझ में आती हैं, लेकिन तब पर भी मैं कहूँगी कि बीइंग अ पेरेंट्स हमारी भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम घरों में प्लीज़ रिजर्वेशन नहीं लाइए, क्योंकि घरों में आप रिजर्वेशन लाएंगे तो घर बिखर जाएगा। और शायद यही वजह रही है कि घर जो बिखरे बिखरे हैं ना, उसमें वजह ही था कि रिजर्वेशन था, पार्शियलिटी थी, या एक सिंपल सा है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई वाला जो कंसेप्ट चलते थे, उस वजह से प्रॉब्लम आई है कि जो मतलब किसी को आपने हद से ज़्यादा फेवर कर दिया, किसी को नहीं फेवर किया, कोई बगैर बात के डांट खा रहा है, कोई गलती करके भी बच जा रहा है। तो ये जो पार्शियलिटीज़ घरों में होती हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करिए, इस चीज़ को समझिए, और अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा तटस्थ रहने की कोशिश करिए। कोई बच्चा आपका ही, ये दोनों कोई भी खराब होगा तो कल को नुकसान या दुख आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। ठीक, चलिए इसी बात से एक और पेरेंटिंग के टिप्स की ही बात मैं कर रही थी आज। तो एक पेरेंटिंग का और टिप्स है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वहाँ पर भी हालांकि रिजर्वेशन ही होता है कि किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, किसी एक बच्चे को नहीं पैम्पर करते हैं, या किसी एक बच्चे को उनको पता नहीं कि ये बच्चा सारे काम कर जाएगा, सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लेगा, तो उस बच्चे को हर जिम्मेदारी हर चीज़ संभालने से पहले वो क्या करते हैं ना, बड़े प्यार से बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो कर ही जाएगा। और भाई बेवक्त जब कराना है तो ऑब्वियस सी बात है कि या हमें कहते हैं सिस्टम से अगेंस्ट काम चाहिए, तो हम ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। तो होता है क्या है कि आप अगर अपने उस बच्चे से जब काम के लिए प्यार से बात करते हो और ऐसे वक्त में आप साइड करके रखे रहते हो, तो ये भी रिजर्वेशन वाला ही सिस्टम हुआ। तो वहाँ पर क्या होता है, उस बच्चे को एक अंदर से फीलिंग आ जाती है कि दुनिया प्यार से तभी बात करती है जब उसका कोई मतलब होता है। और जब भी इस तरह के सिस्टम आते हैं कि तो उस बच्चे की आपने अपब्रिंगिंग अगर बचपन में खास करके बिलो 10 या बिलो 15, अगर 5 to 15 एज के अंदर इस तरह की परवरिश होती है कि माँ बाप जो है अगर बहुत प्यार मोहब्बत से तभी बात करते हैं जब उनको कोई अनड्यू वर्क अपने बच्चे से कराना होता है ना। एक होता है पैम्परिंग करा कर कुछ कुछ कराते रहते हैं, और कुछ होता है कि नहीं उस वक्त ही प्यार से बात करें, और वक्त तो प्यार से हम बात करना ही नहीं जानते। तो उस वक्त क्या होता है कि ऐसे बच्चे को जब कल को कोई दूसरा निश्चल प्यार भी करता है तो उस बच्चे को और लोगों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने बचपन से देखा है कि मतलब से लोग प्यार करते हैं। तो ऐसे इंसान का डायलॉग ही रहता है कि बगैर प्यार मतलब के कोई प्यार से बात करेगा ही नहीं। तो होता है क्या है कि वो इंसान कल को एक रूखा बेजान सा होता है, या लोगों पर विश्वास नहीं कर पाता, या बहुत रिजर्व कैटेगरी का हो जाता है, या कह सकते हो कि
समाज से अलग थलग हो जाता है, समाज में रहते हुए भी समाज से अलग होता है, क्योंकि उसने बचपन से उसी रंग रूप को देखा होता है। हालांकि उसकी कुंडली उठाएंगे तो उसमें कुंडली में इस तरह के योग होते हैं कि उसको इस तरह के सुख नहीं मिलने होते हैं, बट तब पर भी बीइंग अ पेरेंट्स मैं कहूँगी कि हमारी भूमिका होती है कि हम अपने बच्चों के साथ तटस्थ होकर व्यवहार करें। वहाँ पर एटलीस्ट घरों में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, घरों में ये नहीं होना चाहिए कि जो बहुत कैपेबल है उसको लिए सब कुछ है, जो नहीं कैपेबल है उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें बहुत ही सोच समझ कर, कहते हैं ना कि जो राजा होता है उसको बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है, तो चाहे राजा हो चाहे रानी, मतलब माँ बाप क्या हुए उस तरीके से हुए, तो वहाँ पर एक मातृत्व वाला नेचर रखना पड़ता है। हर किसी सिक्के को संभालना होता है, आगे उसकी अपनी किस्मत होती है, क्या बनेगा कैसे बनेगा, बट हमारी इस तरह की कुछ कुछ तो जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे आज भी हैं, तो वो कुछ बच्चों के केस में दूसरे बच्चों को बहुत रफ टोन में जवाब दे देते हैं। कभी भी अपने एक बच्चे के खातिर दूसरे बच्चे को रफ टोन में जवाब मत दीजिए। आप बताना चाहते हैं आपकी वजह, फेवर की वजह क्या है, आप उस वजह को बता सकते हैं, सही तरीके से भी बता सकते हैं। हार्श टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे तो कभी भी चीज़ नहीं ठीक हो पाएगी। चीज़ें बाहर से दबी दबी सी भले ठीक नज़र आएंगी, अंदर से चीज़ें खराब होंगी। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि जिसकी जो अच्छाई है उसकी उस अच्छाई पर भी फोकस करिए, और जिसकी जो कमी है उस कमी को आप एज ए पेरेंट्स कैसे ठीक कर सकते हैं उस कमी पर भी फोकस करिए, क्योंकि मैनेजमेंट का मेन रूल यही होता है, और माँ बाप सबसे अच्छे मैनेजर होते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, चलिए इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप लोग को कुछ जानना रहेगा, किसी और टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं तो उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। बुढ़िया गुंशल जी, राम राम। ठीक है, चलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।